कारवेट साहब के फैंस पूरा वीडियो देखिएगा, उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दूंगा इस वीडियो में। जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी कारवेट के नाम के साथ जुड़ गई है, बकरे का विवाद। उसके बाद उस लेटर में कारवेट साहब ने मैगी को क्या लिखा है। जैसे इब्बटसन पौड़ी से अभी लौटे थे। इब्बटसन बीच बीच में चले जाते थे सरकारी काम के लिए। उनमें से कौन गाँव तक जिंदा पहुँचता है। पूरी भरी हुई डिबिया थी माचिस की, यानी वो लेपर्ड ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया था। जो मैगी को अपनी बहन को खत लिखते थे, पत्र लिखते थे, बहुत शार्प मेमोरी थी। मगर फिर भी 20-25 साल बाद अगर यहाँ ये वाली बात, तो इसका तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। देखिए अभी अभी मार के उसको रखा हो, मानो मैनेटर उनके साथ खेल कर रहा हो कि तुम्हें बकरा चाहिए था तो ले लो बकरा, हैव नो फियर्स अबाउट मी। तो वो उसको क्यों बताएंगे ये सब बातें। ये जो विवाद था ये खामखा खड़ा। कारवेट के जो फैंस हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें एक फैलेसी, एक भ्रम जो जिम कारवेट साहब के बारे में फैलाया गया है, उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दूंगा इस वीडियो में तथ्यों के आधार पे। तो कारवेट साहब के फैंस पूरा वीडियो देखिएगा। जो एक बड़ी कंट्रोवर्सी कारवेट के नाम के साथ जुड़ गई है जब से उनकी लेटर्स प्रकाशित हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक किताब में उनके कुछ लेटर्स प्रकाशित किए थे, जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तो उसके लिए आप पहले वो कहानी सुनिए, उसके बाद बताऊँगा लेटर में क्या था। जिस कहानी पे विवाद हुआ है, गोट कंट्रोवर्सी, बकरे का विवाद, उसके बाद उस लेटर में कारवेट साहब ने मैगी को क्या लिखा है। एक्चुअली में ये विवाद है ही नहीं। पहले कहानी सुन लीजिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका चैनल पर। और आज बात करने वाले हैं जिम कारवेट के जितने भी फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चाहे वो भारत में या फिर विदेशों में, उन सब के लिए ये जानने लायक है, क्योंकि जानना चाहते हैं जिम कारवेट के बारे में। कई विवाद जिम कारवेट के कहानियों के साथ जुड़े हैं जब से वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए देश में और विदेश में, दोनों जगह। तभी से विवाद भी उनके साथ जुड़ गए हैं। और उसके बाद ये मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, ये सब किताबें जब प्रकाशित हुई, पब्लिश हुई ऑक्सफोर्ड से, तो उसके बाद जंगल के वर्ल्ड में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई बुक्स, इतने फैंस हो गए लोग, उनके डाई हार्ड फैंस बन गए। लेकिन जब कोई आदमी पॉपुलर हो जाता है तो फिर उसके साथ विवाद भी जुड़ने लगते हैं। कारवेट साहब के इतने क्लियर कट डिस्क्रिप्शन के बावजूद एक एक जगह की, यानी दूरियां, डिस्टेंसेस, वहाँ की घाटियाँ, वहाँ के पहाड़, वहाँ के आसपास के गांव, डायरेक्शंस, सब कुछ इतने स्पेसिफाई करने के बावजूद कई कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ी हैं, जिनको मैं यहाँ पे डिसमेंटल करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं भी कारवेट साहब का डाई हार्ड फ़ैन हूँ। डाई हार्ड फ़ैन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके उनका सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं। फैक्ट्स के आधार पर कई डिस्क्रिपेंसीज उनके स्टोरीज में आई हैं, जैसे कि चौगढ़ वाला मैनीटर, जिसके मारने की डेट्स के बारे में कई विवाद हैं। अन्य सोर्सेज से जब रिसर्च हुई तो पता चला वो डेट में एक दिन का फ़र्क है। जो कारवेट साहब ने अपनी किताब में बताई चौगढ़ वाले मैनीटर को मारने की डेट्स, और जो अन्य सोर्सेज से बाद में कन्फर्म हुई, तो वो बातें समझी जा सकती हैं कि कारवेट साहब ने ये किल की कब, और 20-25 साल बाद में 46 में 48 में ये स्टोरीज़ लिखी मेमोरी के दम पे, वो सब याद करने में। तो डेट्स का एक आध दिन का हेर फेर समझा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये जो रुद्रप्रयाग वाला मैनीटर था, इसके समय में जो गोट कंट्रोवर्सी हुई थी, बकरे का जो विवाद था, वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। लेकिन गाइज आप वीडियो देखते रहिए, फैक्ट्स के आधार पे मैं ये प्रूव करूँगा कि वो भी कोई ऐसा विवाद था नहीं। एनालिसिस करेंगे। पहले आपको वो घटना बता देता हूँ, कहानी। मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग की हंट के दौरान कोर्ट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जो शॉर्ट में आपको थोड़ा वो घटना बता देता हूँ क्या हुआ। तो गाइज कहानी इस तरह से, इब्बटसन पौड़ी से अभी लौटे थे। इब्बटसन बीच बीच में चले जाते थे सरकारी काम के लिए, और बीच बीच में लौट कर जिम कारवेट के साथ ही रहा करते थे कई कई दिनों तक, इस मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग के पीछे, उसको हंट करने की कोशिश में। तो इस टाइम पौड़ी गढ़वाल से लौटे थे और ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी खबर आई कि पूरी रात लेपर्ड बोलता रहा है गांव के आगे, एक मील आगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। गांव के उत्तर की तरफ करीब आधा मील जाके रफ पैचेस थे, वहाँ पे जंगल टाइप था, और वहाँ पे ऐसी भी एक जगह थी जहाँ खदान थी। यानी गांव वाले कहते हैं कि उनके पुरखे कभी यहाँ से तांबा निकाला करते थे। उसी खदान वाले एरिया के आगे जंगल का पैच था, जहाँ झाड़ियाँ थी। पहाड़ के ऊपर चढ़ के, पहाड़ के किनारे पे गांव के जो खेत थे उनसे आधा मील आगे जाके, और वहाँ पे ये
कहीं घनी और कहीं हल्की झाड़ियों का एक पैच था पहाड़ पे चढ़ के उसके किनारे पे। कार्वेट साहब को पहले से ही शक था कि इस जो खुले एरिया था वहाँ पे जो घास का पैच था, ये मैन ईटर यहाँ पे छुपा करता है, ये इसकी हाइड आउट है। ऊंची जगह पर चढ़कर कई बार जिम कार्बेट साहब ये कोशिश करते थे कि शायद तेंदुआ धूप सेकता हुआ उनको दिख जाए। तेंदुए को और टाइगर को धूप सेकना बड़ा पसंद है। वो एक ऊंची जगह पे खड़े होकर जहाँ से उनको पूरा व्यू मिलता था उस एरिया का, वो इस होप में कि शायद लेपर्ड मिल जाए और वो वहाँ से उसको एम कर सके, मार सके। कई बार उन्होंने ये कोशिश भी की थी। तो गाइस जल्दी लंच करके इबर्टसन और जिम कार्बेट साहब और उनका इबर्टसन का एक आदमी चल पड़े उस तरफ। उस आदमी के हाथ में एक रस्सा था। उनका इरादा था कि एक बकरा परचेज करेंगे और उसको वहाँ पे बांधेंगे जहाँ लेपर्ड कॉल कर रहा था। तो उन्होंने एक अच्छा कॉल करने वाला बकरा खरीदा जो काफ़ी बोला करता था। उन्हें उम्मीद थी ये मैन ईटर को, लेपर्ड को आकर्षित कर लेगा, बुला लेगा। उसको लेके वो एक ट्रैक पे चल दिए गांव के बाहर। एक बकरियों का ट्रैक था स्ट्रेट अप द हिल, गांव के आगे जाके स्ट्रेट ऊपर पहाड़ के ऊपर था। 100 गज के करीब जाके वो बकरियों का जो ट्रैक जा रहा था वो मुड़ जाता है ऐसे इस तरह से। उसके एक तरफ जो ऊंचाई की तरफ था वहाँ पे स्कैटर्ड घास थी, झाड़ियाँ थी, और नीचे की तरफ जो ढाल था उसका ढलान थी, उस पर छोटी छोटी घास थी। पहाड़ के जो बैंड था मोड़ पे, उससे कोई 10-15 फीट नीचे उन्होंने ओपन ग्राउंड में खूंटा गाड़ा और बकरे को वहाँ पे बांध दिया। और बकरे को वहाँ पे बांध के फिर वो लोग कोई 100-150 के नीचे की तरफ चले गए। वहाँ पे बड़ी रॉक्स थी जिनके पीछे इन दोनों ने अपने आप को छुपा लिया। फिर वो लोग वेट करने लगे कि कब लेपर्ड आता है, इसकी आवाज़ सुन के बकरे की। कार्बेट साहब लिखते हैं कि हमको उस बकरे को देखने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि लगातार उसकी आवाज़ आ रही थी, और अगर लेपर्ड आता तो फिर उसकी आवाज़ बंद हो जाती। जब हमने चट्टानों के पीछे अपनी पोजीशन ली, उस वक्त जो सन था, सन का बड़ा लाल गोला केदारनाथ के जो पहाड़ थे आगे, उनसे करीब 1 हाथ ऊपर था, यानी छुपने जा रहा था। और करीब आधे घंटे बाद जब हल्की हल्की शेडो पड़ने लगी थी, यानी अंधेरा होना हल्का हल्का शुरू हो गया था, तब अचानक बकरे ने कॉल करना बंद कर दिया। तो ये लोग रॉक्स के साइड में आए उस बकरे को देखने के लिए। उन्होंने सामने जो घास थी उसके बीच में से इन्होंने देखा बकरे के कान ऐसे खड़े थे और वो एक तक देख रहा था झाड़ियों की तरफ, ऊपर की तरफ जो झाड़ियाँ थी उस तरफ वो देख रहा था। अचानक उसने सर घुमाया, रस्सी की पूरी लंबाई तक वो भागा, लेकिन बहुत मजबूत रस्सी से उसे बांधा था। इसका मतलब था कि लेपर्ड आ चुका है, मगर उसे कुछ शक है जिसका वो इंस्पेक्शन कर रहा है छुपा हुआ झाड़ियों में। अब जिम कार्बेट साहब लिखते हैं कि सर विलियम एबर्टसन जो कुमाऊं के उस वक्त डिप्टी कमिश्नर थे और जिम कार्बेट साहब के तो फ्रेंड थे ही वो, उनके बारे में कार्बेट साहब ने लिखा है कि सिर्फ एक आदमी है विलियम एबर्टसन, प्यार से उन्हें इब्बी बोलते थे। सिर्फ विलियम एबर्टसन ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको जिम कार्बेट साहब अपने साथ शिकार पर ले जाना पसंद करते थे। अदरवाइज़ वो किसी को भी शिकार पे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि अपनी सेफ्टी करना ही मुश्किल है तो दूसरे की सेफ्टी करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कार्बेट साहब ने एबर्टसन को फुसफुसा के कहा कि आप एम लो, क्योंकि एबर्टसन की जो राइफ़ल थी उसमें .275 राइफ़ल कार्बेट साहब के पास भी थी और एबर्टसन के पास भी थी। उसमें लगा हुआ था दूरबीन, टेलीस्कोपिक। कार्बेट साहब ने उससे पहले देखने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने एबर्टसन को कहा कि आप देखिए कि अगर बकरा उसको देख पा रहा है लेपर्ड को, तो आपकी दूरबीन से तो वो दिख ही जाएगा। एबर्टसन ने कुछ देर तक अपनी राइफल में लगी हुई दूरबीन से देखने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने अपनी जगह कार्बेट साहब को दी। कार्बेट साहब ने भी फिर काफ़ी देर तक उस जगह पर देखा जहाँ बकरा देख रहा था लगातार। काफ़ी देर देखने के बाद कार्बेट साहब को भी कुछ दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने भी उसको छोड़ दिया राइफल को। बकरा ठीक उसी पोजीशन में खड़ा था जिसमें लास्ट टाइम भी कार्बेट साहब ने उसको देखा था दूरबीन में देखने से पहले। जो सन था रैपिडली जो था छुपने जा रहा था, यानी अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो कार्बेट साहब ने फिर ये निर्णय ले लिया कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है और जितनी रात होगी उनको गांव तक वापस भी जाना है, और मैन ईटर यहाँ पे है तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जितना ज़्यादा अंधेरा होगा उतना ही मैन ईटर बेनिफिट में होगा, और कार्बेट साहब और इबर्टसन और वो जो उनका तीसरा आदमी था, इनकी जान और भी ज़्यादा खतरे में पड़ती जाएगी, क्योंकि अंधेरे में इंसान कमज़ोर पड़ जाता है दिखाई ना देने की वजह से, और लेपर्ड जो है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग चट्टानों की ओर से निकले और इन्होंने जाके बकरे को खोल लिया और उसको लेके वापस गांव की तरफ उसी पहाड़ी रास्ते से जो ट्रैक था छोटा सा चल दिए। अब ये बकरा जो था इसको शायद आदत नहीं थी रस्सी से बंधे होने की, तो वो बार बार उनके पीछे जा रहा था, आगे की तरफ
जाने को तैयार नहीं था। तो कार्वेट साहब ने उस आदमी को कहा, जो इबर्टसन का जो आदमी था उनके साथ, कि भाई इसको खोल दो, कोई बात नहीं। तो उसकी रस्सी खुलवाती बकरा एकदम कूदा, पलटा और वापस पहाड़ के ऊपर की तरफ भाग गया। अब बकरा बहुत कीमती था, अभी अभी काफ़ी अच्छे दाम दे के खरीदा था और बोलने वाला था। तो एक बार लेपर्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर चुका था। जो एक बार लेपर्ड को अपने पास बुला चुका है तो वो दूसरी बार क्यों नहीं बुलाएगा। और फिर अभी अभी पैसे दिए थे उसके अच्छे खासे, तो दोनों भागे उसकी तरफ। पहाड़ के जब बैंड आया, पहाड़ पे मोड़ आया, उसके बाद बकरा आगे भाग के ना जाने कहाँ आंखों से ओझल हो गया। तो फिर कार्बेट ने सोचा कि शायद ये किसी शॉर्ट रास्ते से गांव पहुंच जाएगा, तो वो उसको छोड़ के वापस उसी रास्ते पे आ निकले। अब तक अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो ये लोग बड़ी सावधानी से धीरे धीरे बढ़ते हुए, कॉशियसली, यानी लेपर्ड का उन्हें पता था यहाँ मौजूद है, सावधानी से ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वो जो बकरियों का ट्रैक था, उसके एक तरफ पहाड़ था ऊपर और नीचे ढलान था। उस ट्रैक पे कोई 100 गज आगे जिम कार्बेट साहब ने एक वाइट चीज़ देखी। बहुत ही सावधानी से उसकी तरफ बढ़ते हुए जब जिम कार्बेट साहब वहाँ पहुँचे उसके पास, तो उन्होंने देखा कि वो बकरा बिल्कुल रोड के किनारे इस तरह रखा हुआ है कि अगर वो जरा भी इधर होता तो सीधा घाटी में नीचे गिर जाता। उसको वहाँ पे किसने रखा था? जिम कार्बेट ने उसको हाथ लगा के देखा तो उसके गले से खून बह रहा था अभी भी, यानी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा किल वो हुई थी। और जब जिम कार्बेट ने ऐसे टच किया तो उसके भी इस तरह से मांसपेशियाँ धड़क रही थी, जिससे ये साबित होता है कि उसको जस्ट अभी अभी यहाँ पे किल करके रख दिया गया है। और कौन रखेगा? मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के अलावा। तो कार्बेट साहब लिखते हैं कि उसको कुछ इस तरह से रखा गया था हमारे सामने, जैसे कि लेपर्ड हमारा मजाक उड़ा रहा हो। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग ने उसको मार के रोड पे इस तरह रख दिया था। जिम कार्बेट ने लिखा है अपनी किताब में, अपनी स्टोरी में, कि मानो कह रहा हो कि अगर तुम्हें एक बकरा इतना ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए था तो लो, ले लो इसको। और अब क्योंकि अंधेरा हो चुका है तो देखते हैं कि अब तुम में से कौन गांव तक जिंदा पहुंचता है। तो आप सोचिए ये कितना बड़ा सस्पेंस क्रिएट हुआ है स्टोरी में। खैर, जिम कार्बेट आगे लिखते हैं स्टोरी में कि हमारे पास शुक्र है उस दिन एक पूरी भरी हुई डिबिया थी माचिस की, तो वो एक माचिस की तीली जलाते और उसकी रोशनी में इधर उधर देखते और कुछ कदम बढ़ते। इस तरह से किसी तरह बहुत केयरफुली, हर पग पर लेपर्ड का खतरा था, इस तरह गिरते पड़ते, क्योंकि अंधेरे में पत्थर उत्थर रास्ते में थे। जब वो गांव की इतनी दूरी पे पहुंच गए कि जहाँ से वो कॉल करके उन्होंने लोगों को बुलाया और वो लालटेन वगैरह जला के उनको लेने आ गए, तब किसी तरह वो जिम कार्बेट साहब, सर विलियम इबर्टसन और उनका जो आदमी था साथ में, ये लोग गांव तक सकुशल पहुंच पाए। आप सोच के देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। मतलब इस आशंका में हर टाइम जीना कि कब लेपर्ड किस जगह से उनके ऊपर कूद पड़ेगा और अपने दांत उनकी गर्दनों में गड़ा देगा। कार्बेट साहब लिखते हैं कि अगली सुबह जब मैं देखने गया तो उन्हें बकरा वहीं पे पड़ा मिला और उस रास्ते पे जहाँ से वो वापस आए थे उन्हें लेपर्ड के पग मार्क मिले, यानी वो लेपर्ड ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया था। और क्योंकि वो इतने अलर्ट थे तो इस वजह से लेपर्ड उन पर हमला नहीं कर पाया। अगर वो इतने अलर्ट नहीं होते तो उस रात उन तीनों में से न जाने कौन बचता और कौन लेपर्ड के हाथों मारा जाता। ये सिचुएशन थी। तो गाइज, अब ये आपने स्टोरी सुनी, अब मैं आपको बताता हूँ इस पे विवाद क्या हुआ, इस पे कंट्रोवर्सी क्या हुई। कंट्रोवर्सी ये हुई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एक किताब निकाली बाद में, माई कुमाऊँ, जिसमें जिम कार्बेट साहब के उन्होंने जो भी लेटर्स, पत्र लिखे थे उन्होंने रुद्रप्रयाग वाले मैन ईटर को मारने के दौरान, उसकी हंट के दौरान, वो पत्रों में से कुछ उस किताब में प्रकाशित किए गए। तो जब वो प्रकाशित हुए उसके बाद ये विवाद खड़ा हो गया। वो पत्र क्या था मैं आपको सुनाता हूँ। वैसे तो बहुत से पत्र लिखे उन्होंने, उनको पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। उसमें कार्बेट साहब ने अपनी किताब से अलग जो मैगी को, अपनी बहन को ख़त लिखते थे, पत्र लिखते थे, उसमें रोज़ का अकाउंट है। शायद ही कुछ दिन का ना होगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी घटनाओं का जिम कार्बेट साहब ने अपनी बहन को पत्र के द्वारा पूरा ब्यौरा लिख के भेजा हुआ है। तो उन्हीं में से एक पत्र की बात आज कर लेते हैं जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ। पत्र के मेन अंश आपको सुना देता हूँ जो इसमें लिखे गए हैं। तो ये है 4 अप्रैल 1926 को ये पत्र लिखा गया है जिम कार्बेट द्वारा अपनी बहन मैगी को, रुद्रप्रयाग से। द गोट वॉज अबोव अस ऑन द हिल एंड एट माई सेकेंड कॉल इट जम्प्ड अप एंड टुक ग्रेट इंटरेस्ट in something further up the hill where we could not see.
इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ। बकरी जो थी पहाड़ पे हमारे ऊपर थी और मेरी दूसरी कॉल करने पे वो कूदी और वो सामने किसी चीज़ को देख के उसमें इंटरेस्ट लेने लगी और वो भाग गई, वहाँ पहाड़ की तरफ भाग गई, ऊपर की तरफ जहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा, वेयर वी कुड नॉट सी। सो नथिंग फर्दर हैपेंड, सो वी अनटाइड द गोट। आगे कुछ हुआ नहीं तो हमने बकरी को खोल दिया एंड स्टार्टेड फॉर द विलेज, और गांव की तरफ चल दिए। ये कार्बेट साहब ने पत्र में मैगी को लिखा है। पत्र बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ मेन चीज़ बता रहा हूँ आपको जिस पे ये कंट्रोवर्सी हुई। गोट केप्ट गेटिंग बिटवीन अवर लेग्स, बकरी हमारी टांगों के बीच में घुसने लगी, यानी पीछे हटने लगी, जाने को तैयार नहीं थी। सो वी लेट इट लूज, तो हमने उसको लूज छोड़ दिया, खोल दिया यानी। एंड इट डैश्ड अप द हिल, और वो पहाड़ की तरफ भागती हुई चली गई। एज इट वुड नॉट अलाउ इट टू बी कॉट, अब क्योंकि वो बकरी हमारी पकड़ में नहीं आती, सो वी लेफ्ट इट बिहाइंड एंड फाउंड 2 days लेटर, तो हमने उसे पीछे ही छोड़ दिया और 2 दिन बाद पाया दैट इट हैज़ बीन किल्ड जस्ट वेयर वी गेव अप ट्राइंग टू कैच इट, कि ये वहीं पे मार दी गई थी मैनीटर द्वारा जहाँ पे हमने इसका पीछा करना छोड़ दिया था। जस्ट किल्ड एंड लेफ्ट, उसको मारा और छोड़ के चला गया। तो ये पत्र तो बहुत बड़ा है, इसके आगे भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कार्बेट साहब के जो लेटर्स हैं मैगी के, वो भी इंटरेस्टिंग है, इन्हीं घटनाओं के बारे में है और कई और नज़रिए देखने को मिल रहे हैं उसमें। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि डेट्स जो चौगड़ वाले मैनीटर की थी और भी कई जगह थी, डेट्स पे थोड़ा फ़र्क है। वो बात समझी जा सकती है कि चलो 20 साल बाद 25 साल बाद एक घटना को दोबारा, या हालांकि जिम कार्बेट साहब की जो मेमोरी थी वो ब्लेड की तरह शार्प थी, रेजर शार्प मेमोरी थी उनकी, घटनाओं के बारे में, आसपास की जगहों के बारे में, लोकेशन के बारे में बहुत शार्प मेमोरी थी। मगर फिर भी 20-25 साल बाद अगर एक दिन का हेर फेर डेट्स में हो जाता है, हमें तो कल की बात याद नहीं रहती, बात याद रहती है, डेट्स याद नहीं रहती। तो अगर डेट्स में एक आध दिन का हेर फेर हो गया है, जैसे चौगड़ वाला मैनीटर था उसकी किल में हुआ, तो वो समझी जा सकती है। मगर यहाँ ये वाली बात तो, इसका तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। ये तो ऐसा लग रहा है कि कार्बेट साहब ने मैगी को लिखा कि बकरे के पीछे हम गए, नहीं मिला तो हम उसे छोड़ के आ गए, और 2 दिन बाद वो हमें उसी जगह पे मरा मिला जहाँ पे कि हमने उसका पीछा करना छोड़ दिया था। जबकि स्टोरी में लिखा गया है कि वो उसके पीछे भागे बकरे के, जब वो आंखों से ओझल हो गया और जब वो लौट रहे थे तो उन्हें सामने रोड पे, उसी ट्रैक पे, ढलान के किनारे पे जहाँ से वो गिर सकता था नीचे, इस तरह संभाल के मैनीटर ने रख दिया था मार के, मानो कि उनको कह रहा हो कि लो तुम्हें ये बकरा चाहिए था, ले लो। और जब वो पास पहुँचे तो बकरे को देखा तो उसके गले से अभी भी ताज़ा ताज़ा खून बह रहा था। उन्होंने हाथ रख के देखा तो अभी भी वो उसकी मांसपेशियाँ ट्विचिंग कर रही थी, हिल रही थी, जैसे कि अभी अभी मार के उसको रखा हो। कार्बेट साहब का ये आशंका जाहिर करना कि मानो मैनीटर उनके साथ खेल कर रहा हो कि तुम्हें बकरा चाहिए था तो ले लो बकरा, मगर अब क्योंकि रात हो गई है तो अब देखते हैं तुम में से कौन सकुशल गांव तक पहुंच पाता है। तो कितना बड़ा ये एक ड्रामेटिक एडवेंचर इसमें, इस कहानी में है, और जो मैगी के पत्र में उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस इसका स्पष्टीकरण ये है, एक दूसरे पत्र में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें कार्बेट साहब मैगी को ये लिखते हैं कि डोंट वरी अबाउट, हमारे बारे में कोई चिंता ना करना, ना तो मैं खुद कोई रिस्क लूँगा और ना ही अपने साथियों को, जो लोग मेरे साथ हैं उनको कोई रिस्क लेने दूंगा, तो मेरी फ़िक्र बिल्कुल ना करता। वो लेटर मैं आपके सामने क्लिप में डालूंगा। एग्जैक्ट क्या वर्ड थे पढ़ के सुना देता हूँ। 16 अक्टूबर 1925, ये पत्र जिम कार्बेट साहब ने अपनी बहन मैगी को रुद्रप्रयाग से लिखा 16 अक्टूबर 1925 को। हैव नो फियर्स अबाउट मी, आई एम टेकिंग नो चांसेस एंड अलाउ द मैन विथ मी टू टेक नन। मेरे बारे में कोई चिंता नहीं करना, ना तो मैं खुद कोई चांसेस ले रहा हूँ, कोई रिस्क ले रहा हूँ, और ना ही अपने साथ के लोगों को, जो लोग मेरे साथ हैं उनको भी कोई रिस्क लेने नहीं दे रहा हूँ। तो गाइस इससे ये पता चलता है कि कार्बेट साहब की जो सिस्टर थी मैगी, वो बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, वो बहुत ज़्यादा फिक्र करती थी कार्बेट साहब की। कार्बेट साहब की जीवनी लिख रहे थे जो लोग, उनको मैगी ने ये बताया कि कार्बेट साहब हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते थे, क्योंकि मैं और हमारी हाफ सिस्टर मैरी, जो बीमार भी रहती थी, चिंता में रहते थे जिम कार्बेट साहब के बारे में जब भी वो मैनीटर्स के पीछे होते थे। ख़ास तौर पे रुद्रप्रयाग वाला मैनीटर और चौगढ़ वाला मैनीटर, उस टाइम पे वो लोग
ज़्यादा ही चिंता करते थे। तो जिम कॉर्बेट साहब लगभग रोज़ ही लिखा करते थे और बताते थे कि मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो कॉर्बेट साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे वो एक्चुअल जो उनके साथ हुआ है वो मैगी को बताना। उन्होंने उसको ऐसे ही बता दिया कि बकरा मारा गया, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें नहीं बताई जो एक्चुअल में उस नाइट उनके साथ हुआ। वो तीनों लोग जो उनके साथ उस नाइट में हुआ, बकरा मारा गया, उनके सामने रख दिया गया मैनीटर द्वारा, और वो किस तरह से सर विलियम इबर्टसन, जिम कॉर्बेट और जो सर विलियम इबर्टसन का जो आदमी, ये तीनों किस तरह से वहाँ रात में उस मैनीटर के साए में, खौफ के साए में उससे बचते बचाते गांव तक पहुँचे। ये सब बातें जिम कॉर्बेट साहब अपनी सिस्टर को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि फिर वो अननेसेसरीली वरी करती, चिंता करती, फिक्र करती। और ये बात उनके लेटर में लिखी हुई इस लाइन से भी क्लियर होती है जो कॉर्बेट साहब मैगी को लिख रहे हैं कि मेरी कोई चिंता ना करना, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा हूँ और ना ही अपने साथ के लोगों को लेने दे रहा हूँ। तो गाइज ये कॉमन, नॉर्मल, स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक रिएक्शन है एक ब्रदर का जो चांसेस ले रहा है, एक रिस्की बिजनेस पे है, एक रिस्की मैनीटर हंट पे है, और वो उनकी सिस्टर जो है, जो कि बहुत फिक्र करती है उनकी, तो वो उसको क्यों बताएंगे ये सब बातें? वो लाइटली बताएंगे ना। उस घटना को बताया उन्होंने, लेकिन अलग ढंग से, एक लाइटली वे में उन्होंने बता दिया। लेकिन जब उन्होंने अपनी वो स्टोरी लिखी तो उन्होंने उसको एक्चुअल में प्रेजेंट किया जैसे कि वो हुई थी। इसमें मुझे लेश मात्र भी, रत्ती भर भी संदेह नहीं है, क्योंकि सर विलियम इबर्टसन भी उनके साथ थे और उनका एक नौकर भी उनके साथ था। जिस ज़माने में किताब लिखी गई है, उस ज़माने में इस मैनीटर से संबंधित रुद्रप्रयाग के लोग, ये सब लोग, सर विलियम इबर्टसन तो बहुत बाद तक भी जीवित रहे, यहाँ तक कि जिम कॉर्बेट के मरने के बाद भी। यानी जिम कॉर्बेट साहब जब 47 में इंडिया छोड़ के गए थे, उनसे पहले ही सर विलियम इबर्टसन कीनिया पहुँच गए थे, क्योंकि वो सरकारी आदमी थे। तो सरकारी आदमियों को पहले निकाला गया इंडिया से, बाद में और लोगों को। ये लोग पानी के जहाज़ से गए थे सामान वगैरह लेके अपना, तो नंबर बाद में आया, पहले सरकारी आदमियों को भेजा गया। तो गाइज आपके क्या विचार हैं इस बारे में जो मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया है? भाई हम लोग भी अगर अपनी सिस्टर को कोई बात बताएंगे, कहीं हम रिस्क में फंसे हुए हैं, तो हम लोग यही कहेंगे ना कि नहीं ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है, ताकि जो सिस्टर है, वो जो बहन है, वो कोई भी व्यक्ति ऐसा है घर में, माँ है या सिस्टर है या वाइफ है फॉर दैट मैटर, जो हमारी फिक्र कर रही है, तो हम उसको ये सब तो नहीं बताएंगे ना। ये सब बताएंगे तो वो और चिंता में पड़ जाएगी। तो एक नॉर्मल रिएक्शन था, एक नॉर्मल स्पॉन्टेनियस, जैसा कि एक मैन करता, वही कॉर्बेट साहब ने अपने लेटर में किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो खैर, आपके क्या विचार हैं कमेंट में बताइएगा। ये जो विवाद था ये खामखा खड़ा किया गया, और अब जब मैंने इसके बारे में स्पष्टीकरण आपको दिया है, अब आपके इसके बारे में क्या विचार है? कई और विवाद जिम कॉर्बेट की कहानियों के साथ जुड़े हैं, वन बाय वन वी विल टेक इट अप और हम बात करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कॉर्बेट के फैंस को, मैं भी कॉर्बेट सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और उनके जो ऑल ओवर द इंडिया और वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। कॉर्बेट साहब बहुत ही प्रोफेशनली, उन्होंने बहुत ही डिटेल्स के साथ, बहुत ही प्रूफ्स के साथ अपनी घटनाओं का जिक्र किया है। मुझे उसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और घटना का जिक्र करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट ए थम्स अप, लाइक दे दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और घटना के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिए चैनल के साथ। रेगुलर ऑडियंस है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।